अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम फिज़िक्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसकी आगे एक्सप्लेनेशन जारी होगी। और ये चैप्टर 2 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के अगले लेक्चर्स में इस चैप्टर को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको डीपली अंडरस्टैंड करेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसकी जो प्रैक्टिस होगी वो भी साथ साथ हम करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का जैसा कि नाम है वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसके लिए कुछ बुनियादी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके साथ उसका अगर यूनिट लिख दी जाए तो वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इधर मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखी है। मसलन मैथ्स में कहता हूँ कि 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, मसलन 3 किलोग्राम ऑफ वाटर। इसी तरह टाइम मसलन 8:30 o'clock और फिर 8:30 o'clock एंड 10 PM 8 PM। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसके साथ एक यूनिट है जो टाइम या किलोग्राम या मैथ्स इस तरह की कोई भी साथ यूनिट उसके साथ लगी हुई है। तो ये है मैग्नीट्यूड की सिंपल सी डेफिनेशन और मैग्नीट्यूड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है डायरेक्शन। व्हाट इज़ डायरेक्शन। डायरेक्शन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। डायरेक्शन वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ की जो ओरिएंटेशन है स्पेस में उसको जाहिर करती है। मसलन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इस तरह ये थीटाज में भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड नॉर्थ एंड 30 डिग्री ये फ्रॉम साउथ टूवर्ड ईस्ट। इस तरह की कुछ भी हो सकती हैं डायरेक्शंस। अब देखें अगली जो है आगे जो है वो है स्केलर। देखिए क्वांटिटीज़ दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं स्केलर्स और दूसरी होती हैं वेक्टर्स, जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ उसकी एक यूनिट होती है, यानी मैग्नीट्यूड इन सिंपल उनका एक मैग्नीट्यूड होता है। मसलन कौन सी क्वांटिटीज़ है, जिस तरह के मैंने मैग्नीट्यूड की अभी डेफिनेशन में आपको बताया था कि मैथ्स है, किलोग्राम है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है। ये तमाम वो क्वांटिटीज़ हैं जो सिर्फ जिनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके साथ एक यूनिट होती है। दूसरी जो क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं वेक्टर्स। अब वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। अब वेक्टर्स की डायरेक्शन क्यों होती है, वाई वेक्टर्स, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें वेक्टर्स क्यों ज़रूरी हैं। वेक्टर असल में वो तमाम क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो सकती, उनके लिए भी हमें डायरेक्शन का जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को ही हम वेक्टर्स कहते हैं, यानी वो क्वांटिटी जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन उनके बारे में मुकम्मल मालूमात लेने के लिए ज़रूरी होती है, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर्स कहते हैं। मसलन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और इससे बहुत सारी और इसी तरह की बहुत सारी और फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ से 5 मीटर चलें, अब मैं अगर आपको कहता हूँ कि आप 5 मीटर चलें तो आपको क्या मालूम कि आपने 5 मीटर कैसे चलना है, नॉर्थ चलना है, ईस्ट चलना है, साउथ चलना है, वेस्ट चलना है, 5 मीटर आपने ऊपर जाना है, 5 मीटर आपने नीचे जाना है। तो ये ऐसी क्वांटिटी, यानी अगर मैग्नीट्यूड आपको दिया तो मैग्नीट्यूड से आपके पास किसी चीज़ की डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई, तो इससे मालूम हुआ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे ऐसी क्वांटिटी है कि जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नामुमकिन है। तो इसके लिए हमें इसके साथ उसकी डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है जिससे उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमारे पास आती है। आगे है वेक्टर्स। अब रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। बेचारे की सही खत्म होगी से बताती हैं सर अभी। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बहुत से मेथड्स हैं जिनमें मैंने आपके सामने दो रखे हैं। एक है सिंबॉलिक मेथड कि जो वेक्टर्स होते हैं उनको बोल्ड फेस लेटर से इस तरह जाहिर कर दिया जाता है, वो चाहे कैपिटल हो या वो स्मॉल हो। दूसरा, वेक्टर्स को एक कैपिटल लेटर के ऊपर एक एरो हेड या उसके नीचे एक एरो हेड डाल के जाहिर किया जाता है। और वेक्टर्स को ग्राफिकली अगर स्पेस में जाहिर करें तो हम एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसके आगे एक एरो हेड होता है जो वेक्टर को
किसी भी स्पेस में जाहिर करता है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम, उसमें हम देखेंगे कि वेक्टर्स कंप्लीट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आगे वेक्टर के लॉज, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, वो नेक्स्ट में हम देखते हैं। वेक्टर्स को ऐड करना, देखिए वेक्टर्स को ऐड करने के मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, जिनमें कुछ एनालिटिकल, कुछ ग्राफिकल अप्रोचेस हैं। जो ग्राफिकल अप्रोचेस हैं, जो उनमें से मेन अप्रोच है जो हमारे कोर्स में शामिल है, वो है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से हम आज वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले ये तो एक ग्राफिकल मेथड है, और इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम हमारे पास जो दो वेक्टर्स होते हैं उनको एक सूटेबल स्केल के ऊपर कन्वर्ट करते हैं। मसलन अगर मेरे पास 5 न्यूटन की एक फोर्स है और दूसरी मेरे पास 10 न्यूटन की एक फोर्स है, तो मैं 5 न्यूटन को अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके सपोज करूँगा कि 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 न्यूटन is equal to 2 centimeter, because 5 2s are 10 and 1 2s are 2। तो ये क्या है कि हमने सबसे पहले एक सूटेबल स्केल जो हमारे पास हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या इंचेस में हो, वो हमने सिलेक्ट करना है, और उसको सिलेक्ट करके उसके मुताबिक हमने अपनी वैल्यू को, जो हमारे पास अपना गिवन वेक्टर्स हैं, उनकी वैल्यूज को कन्वर्ट कर देना है। फिर उस सूटेबल स्केल के मुताबिक जो हमने सिलेक्ट किया था, जो कन्वर्टेड वैल्यूज हैं, उनको हमने वेक्टर्स को स्केच कर देना है। और स्केच किस तरह करना है, आइए देखते हैं। देखें, जो वेक्टर है, मसलन मैंने आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाई है, इसको इंशाअल्लाह बाद में हम एक प्रोमिनेंट मेथड से और फुल स्केल मेथड से करके भी देखते हैं। कि मेरे पास एक वेक्टर था ए, जो मैंने यूं स्केल तरीके से ड्रा कर दिया, और जो दूसरा वेक्टर था उसका इस वेक्टर के साथ जो एंगल था, उस एंगल को बरकरार रखते हुए मैंने दूसरा वेक्टर बी भी इसके आगे ड्रा कर दिया। अब ड्रा इस तरह करना है कि जो बी है उसको, बी की जो टेल है वो ए के हेड के साथ मैच करनी चाहिए, उसको टच करनी चाहिए। अब ए और बी एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। अब अगर मेरे पास सिर्फ यही दो वेक्टर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा कि ए की जो टेल है उससे मैं एक वेक्टर ड्रा करूँगा जो सीधा बी के हेड तक जाएगा। अब ए की टेल से बी के हेड तक जो वेक्टर मैंने ड्रा किया, ये ए बी का रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी वो वेक्टर जो ए और बी को ऐड करने से आया है। अब देखें, अब ये जो वेक्टर है इसका मैंने आर नाम रख दिया, और इसका ये यानी रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंस ये है कि ये वेक्टर, इसका वही इफेक्ट होता है जो मैं इन दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड करके जो हमारे पास इफेक्ट आता है। तो ये वही वेक्टर जिसका, जो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो इफेक्ट आता है, वही इफेक्ट आर का भी होता है, यानी ए और बी को हम आर से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा, इसको मैं एक ग्राफिकल टेक्निक से आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक रफ डमी डायग्राम बनाई है। इस तरह आपने डायग्राम नहीं बनानी, बल्कि स्केल डायग्राम बनानी है। मसलन मेरे पास इधर मैंने ड्रा किया हुआ है पहले से ही, तो इसी की मदद से मैं
आपको एक क्वेश्चन छोटा सा बताता हूँ और फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। मसलन मेरे पास एक 3 न्यूटन फोर्स है और मेरे पास जो F2 है वो है 2.5 न्यूटन। ये मैं खुद से क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ और इसको फिर मैं सॉल्व भी करूँगा। F1 3 न्यूटन है और F2 2.5 न्यूटन। अब ये दो फोर्सेस जो हैं इनको मैंने एक स्केल में कन्वर्ट करना है। मैंने अपनी आसानी के लिए इंच का स्केल यूज़ किया है, आप सेंटीमीटर या कुछ भी आपका जो स्केल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सपोज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंच और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंच करके मैं अब ग्राफ ड्रा करूंगा F, और इसमें मुझे ये बता दिया गया कि F2 इज परपेंडिकुलर टू F1। ये मेरा क्वेश्चन है, इधर F2 परपेंडिकुलर होने के बजाय कुछ भी और हो सकती है, वो F1 के साथ किसी भी किस्म का कोई भी और थीटा बना सकती है। तो ये 3, अब जो F1 है वो 3 न्यूटन लिखने के बजाय जो मेरा स्केल है, याद रहे कि ये जो डायग्राम मैंने ड्रा की है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये एक स्केल डायग्राम है जो मैंने अपने स्केल से ड्रा करके बनाई है और ये एक एक्यूरेट डायग्राम है। तो मैंने F1 को 3 इंच से रिप्लेस कर दिया और F2 को 2.5 इंच से रिप्लेस कर दिया और इनके दरमियान में जो एंगल है वो भी 90 का मैंने रख दिया। अब मैंने 2 मिनट पहले जो आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है उसको लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। तो मैंने फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद मेरे पास मैंने इसकी जिस वक्त मेजरमेंट ली स्केल से, क्योंकि ये सारा प्रोसेस स्केल की मदद से हो रहा है, तो मैंने स्केल की मदद से जब इसकी मेजरमेंट ली तो मेरे पास इसकी मेजरमेंट 4 इंचेस आई। अब चूंकि मेरा जो मेजरमेंट कन्वर्टर है वो ये बता रहा है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंच, तो इसका मतलब ये है कि 4 इंच का मतलब क्या है, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट हुआ जो इन दो फोर्सेस को आपस में ऐड करके हमारे पास आया। क्या टॉपिक है वो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, असल में जो कम्यूटेशन वर्ड है इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी भी चीज़ अगर वो एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है या मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम कम्यूटेटिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि उस चीज़ का आर्डर चेंज करने से किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, असल में जो वेक्टर्स हैं इनका जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। इस तरह जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वेक्टर का वो भी कम्यूटेटिव होता है, यानी वेक्टर्स को अगर हम उनका आर्डर तब्दील कर दें तो उनके आर्डर को तब्दील करने से वेक्टर्स की एडिशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं A और B। इन दो वेक्टर्स को मैंने जिस वक्त ऐड किया तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आया वो ये वेक्टर है, इसका नाम R है। A
प्लस बी इज इक्वल टू आर। अब अगर मैं बी को पहले लिख दूँ और ए को बाद में लिख दूँ और फिर इनको ऐड करूँ अगर मैं, तो भी मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा आर। तो इस रिज़ल्ट से ये बात प्रूफ होती है कि जो वेक्टर्स हैं उनका जो एडिशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव। a plus b is equal to b plus a. It means that order does not matter, यानी जो वेक्टर्स में एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि इसी चैप्टर में आगे चल के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसमें ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और ऑर्डर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है वेक्टर प्रोडक्ट की, जिसमें ऑर्डर चेंज करने से हमारे पास रिजल्ट डिफरेंट आता है। लेकिन इस केस में ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि हमने ए को बी में ऐड किया तो हमारे पास आर ही आया, और अगर बी को ए में ऐड करें तो हमारे पास आर ही आता है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि ये बी था, बी को मैं इधर से उठा के इधर किस तरह लेके अब असल में बात ये है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी जो पैरेलल शिफ्टिंग होती है वो अलाउड होती है। मेरे पास अगर ये b है तो b को अगर मैं यूं पैरेलल शिफ्ट कर दूं, यानी b की डायरेक्शन को चेंज किए बगैर मैं किसी भी प्लेन में अगर b को शिफ्ट करता हूं यहाँ से उस तरफ या इधर, या किसी भी प्लेन में अगर मैं इसको शिफ्ट करूं, मसलन मैं इसको यूं शिफ्ट करता हूं या मैं इसको यूं शिफ्ट करता हूं या मैं इसको ऐसे इधर ले आता हूं, तो b की जो वैल्यू है वेक्टर की वो सेम ही रहेगी। अब इसी वजह से मैंने b को शुरू में लिख दिया और a को अगर मैं यूं ऊपर ले जाता हूं तो फिर भी a की जो वैल्यू है वेक्टर की वो सेम ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर्स में अलाउड होती है। और इस पैरेलल शिफ्टिंग का जो प्रूफ है वो यही है कि वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से वेक्टर्स की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड हो जाती है। यानी हमने वेक्टर को इधर से इधर लेके आए तो वेक्टर का जो रिजल्ट है वो सेम ही रहा, तो वेक्टर बी से ए बन गए लेकिन फिर भी उनका एडिशन का रिजल्ट सेम ही रहा। तो ये वेक्टर की एक बहुत ही मखसूस प्रॉपर्टी है और वेक्टर को हमें इनको स्टडी करने में बहुत आसान बना देती है कि वेक्टर्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता।